जिस भाभी से अवनी सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी, आज वही भाभी उसे मां से कम नहीं लग रही थी। ग्लानि भाव से अवनी के आंसू थम नहीं रहे थे। अवनी की आंख खुली तो सुधा की टूटी फूटी अंग्रेजी में बात करने की अस्पष्ट सी आवाज कानों में पड़ी। संभवतः वह वार्डन से छुट्टी देने की विनती कर रही थी। अवनी की डिलीवरी हुए आज 10 दिन हो गए थे। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर का यह अस्पताल घर से तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव पर था। सब कुछ ठीक ठाक हो गया था। वह नवजात शिशु और अवनी दोनों की तबीयत भी बिल्कुल ठीक थी। पता नहीं अस्पताल वाले 2 दिन और क्यों रखना चाह रहे थे। अवनी की भाभी सुधा के लिए घर अस्पताल दोनों मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था। वह पहली बार विदेश आई थी। यहाँ का रहन सहन, भाषा, तौर तरीके सबसे बिल्कुल अनजान। सुबह का नाश्ता, रोहन का खाना और अवनी के लिए सूप और दलिया बनाकर 8 बजे वह तैयार हो जाती थी। ड्राइव करना उसे आता नहीं था, इसलिए कभी रोहन खुद छोड़ जाते या कभी उसके लिए कैब कर देते। सुधा के रूम में घुसते ही अवनी ने पूछा, क्या हुआ भाभी, मिल रही है क्या छुट्टी? पता नहीं, वार्डन बात करेगी, भाभी सुधा ने अवनी को बताया। चलो छोड़ो, लो बेबी की फीड का टाइम हो गया है। उसने नन्हे गोलमटोल से अंक को अवनी की गोद में दे दिया और खुद उसके पास बैठ उसका सिर सहलाने लगी। आज खुद मां बनने के बाद अवनी ने पहली बार महसूस किया कि भाभी के प्यार में भी मां का दुलार ही झलक रहा था। बीता हुआ वक्त अचानक उसके सामने आ खड़ा हुआ। कितना गलत सोचती थी अवनी सुधा के बारे में। हर वक्त उसने उसे नीचा दिखाने, हंसी उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, पर सीधी सादी सुधा ने कभी पलट कर जवाब नहीं दिया था। उसकी निश्चल हंसी देखकर अवनी कुढ़ कर रह जाती थी। अवनी और उसके बड़े भाई में 10 साल का अंतर था। भैया शुरू से ही शांत, गंभीर और पढ़ाकू टाइप के थे। कॉलेज के होनहार छात्रों में लोकप्रिय लेक्चरर, अवनी बिल्कुल उलटी, चंचल, फैशनेबल, चुलबुली और अपनी हर बात मनवाने वाली। माँ, पापा और भैया की सबसे लाडली थी अवनी। मजाल है कि भैया उसकी कोई बात टाल दे। पर उस दिन अवनी का दिल शीशे की तरह चटक गया जब मानव ने बताया कि वह गांव की अनाथ सुधा से विवाह करेगा। उसने तो पता नहीं अपने भैया की शादी के लिए क्या-क्या सपने संजोए थे। भैया के लिए ऊंचे घराने की कई सुंदर लड़कियों के रिश्ते आ रहे थे। अवनी की पसंद मम्मी पापा भी अपनी मुहर लगा देते, पर भैया, उन पर तो जैसे किसी का रंग ही नहीं चढ़ता था। 3 साल से यही सिलसिला चल रहा था। कानपुर से कुछ दूर गांव में सरकार ने नया कॉलेज खोला था और भैया को 6 महीने के डेपुटेशन पर भेज दिया था। गांव के प्राइमरी स्कूल में भैया ने सुधा को पहली बार देखा था, हिंदी पढ़ाते हुए। सांवले चेहरे पर मासूम सी बड़ी बड़ी आंखें, कमर तक लटकती डीली सी छोटी, माथे पर छोटी सी बिंदी। सादी सी सूती साड़ी में एक ही बार में वह मानव को भा गई थी। छोटे से गांव में 2-3 बार दोनों की मुलाकात हो गई थी। मानव उसके संस्कार और विचारों की स्पष्टता से बहुत प्रभावित था। सुधा ने भी झुकी पलकों से आदर्शवादी मानव को अपना दिल दे दिया। घर आकर जब भैया ने इस संबंध की घोषणा की तो मम्मी पापा और अवनी तीनों जैसे सकते में आ गए थे। अवनी को तो 250 वॉट का करंट लग गया था, पर मानव अपने निर्णय पर अटल था। धीरे धीरे पापा तो मान गए। माँ को भी निराशा हुई थी, पर वे कुछ नहीं बोलीं। लेकिन अवनी, वह तो बिल्कुल उखड़ गई थी। उसने सबसे बात करना बंद कर दिया था। विवाह आर्य समाज रीति से बिल्कुल सादा समारोह में हुआ था। अवनी बुझे मन से शादी में शामिल हुई थी। सुधा का स्वागत भी ठंडा ठंडा सा ही हुआ था ससुराल में। अवनी के रूप में एक छोटी बहन, सहेली मिल जाएगी, बहुत खुश थी। सुधा पर अवनी का व्यवहार देखकर उसका कोमल मन आहत हो गया था, पर उसने अपने जज्बात दिल में ही दबा लिए थे। सुधा घर की जिम्मेदारियों में ऐसी रम गई थी जैसे दूध में शक्कर, सब उसके शालीन व्यवहार के कायल हो गए थे। समय बीत रहा था, पर अवनी के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। शादी के 6 महीने बाद एक दिन पता चला कि माँ को ब्रेस्ट कैंसर है और फिर शुरू हो गया कीमो, रेडियोथेरेपी और इलाज का लंबा सिलसिला। 1 साल इसी में ही निकल गया। माँ की जिद थी कि उनके सामने अवनी की भी शादी हो जाए। सुधा ने माँ की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ रखी थी। अपनी नई शादी के सुनहरे सपनों को सेमल के कोमल रेशों की तरफ फूंक मारकर हवा में उड़ाते हुए हर जिम्मेदारी अपने नाजुक कंधों पर उठा ली थी। माँ भी तो सुधा आवाज देते थकती न थी।
सुधा का जैसे जैसे घर में प्रभाव बढ़ रहा था, अवनी को लगता था मानो उसके अधिकारों पर किसी ने अतिक्रमण कर लिया है। पापा की आंखें बहू के आगे नम हो जाती थीं और मानव ऐसी सेवाभावी जीवनसाथी पाकर अपने को धन्य समझ रहा था। लेकिन छोटी बहन अवनी की नाराजगी अभी भी चट्टान जैसी कठोर थी, जिसे वह नहीं हिला सका था। अवनी के एमए फाइनल ईयर की परीक्षाएं नज़दीक थीं। वह जानबूझकर घर से बेखबर हो अधिक से अधिक समय कॉलेज में और अपनी पढ़ाई में बिता रही थी। एक दिन शाम को सुधा माँ को व्हीलचेयर पर लान में घुमा रही थी। पापा और मानव वहीं बैठकर चाय पी रहे थे और तभी पापा के बचपन के दोस्त शर्मा अंकल गेट से दाखिल हुए। और भाई, अकेले अकेले चाय पी जा रही है यार, कभी कभी दोस्तों को भी याद कर लिया करो। और भाई मानव, कैसा चल रहा है तुम्हारा कॉलेज? बढ़िया अंकल, मानव ने शर्मा अंकल के पैर छूते हुए कहा। तभी माँ और सुधा भी पास आ गए। कैसी हैं अब हमारी भाभी? शर्मा अंकल ने थोड़ा बैठते हुए माँ से पूछा। तो माँ फीकी सी हंसी हंस दी। भैया, इस बीमारी का तो नाम ही बुरा है। अब आपको तो सब पता है। पता नहीं कब बुलावा आ जाए। अवनी की शादी मेरी आंखों के सामने हो जाती तो मैं शांति से चली जाती। ओहो भाभी, अभी ऊपर वाले के यहाँ हाउसफुल चल रहा है, आपका नंबर इतनी जल्दी नहीं आने वाला। ये सुनकर सब हंस पड़े। मैं अंकल के लिए चाय ले आती हूँ, कहते हुए सुधा अंदर चली गई। लो भाभी, आपकी चिंता दूर किए देता हूँ। अवनी के लिए एक बहुत बढ़िया रिश्ता लाया हूँ। अरे, वह हमारी लखनऊ वाली जिज्जी है ना, उनकी ननद का लड़का है। खूब जमेगी जोड़ी। ऐसा सुंदर सुशील आईटी इंजीनियर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। ये देखो। और शर्मा अंकल ने रोहन का फोटो आगे कर दिया। बस एक ही समस्या है, लड़का अभी एक प्रोजेक्ट पर ऑस्ट्रेलिया गया है। हो सकता है कि हमारी अवनी को कुछ साल वहीं रहना पड़े। रोहन के आकर्षक व्यक्तित्व को देख सब जैसे मोहित हो गए थे। पापा ने फोटो माँ को देते हुए कहा, लो, दिखा देना अपनी लाडली को। अवनी की मर्जी जानना भी जरूरी है। लड़का आ रहा है अगले हफ्ते। वे लोग जल्दी शादी करने में इंटरेस्टेड हैं। कहते हुए शर्मा अंकल जाने के लिए खड़े हो गए। अवनी घर में घुसी ही थी। सुधा माँ को सूप पिला रही थी। दीदी, आप फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए कॉफ़ी बना देती हूँ। पर अवनी ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में चली गई। माँ भी समझ गई थी, यह कोई नई बात नहीं है। अवनी कई बार अपने दोस्तों के सामने भी सुधा के ड्रेसिंग सेंस, सीधेपन की हंसी उड़ा चुकी थी। रात को खाने के बाद माँ ने अवनी को अपने कमरे में बुलाया। देख अवनी, मेरी सेहत दिनों दिन गिरती जा रही है। तूने अभी तक तो हमेशा अपनी बात मनवाई है, पर आज तुझे मेरी बात पर गौर करना ही पड़ेगा। माँ ने रोहन का फोटो अवनी के आगे कर दिया। मुझे नहीं करनी अभी कोई शादी वादी। आप मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। और वह फोटो वहीं पटककर अपने कमरे में चली गई। क्या करूं इस लड़की का? माँ लड़खड़ाते हुए पलंग पर गिर गई। सुधा ने सहारा देकर माँ को लेटा दिया और बोली, माँ, थोड़ा सा वक्त दीजिए दीदी को। वे बहुत प्यार करती हैं आपसे, आपकी बात कभी नहीं टालेगी। मैं यह फोटो दीदी की टेबल पर रख आती हूँ, सुधा ने माँ को समझाते हुए कहा। अगले हफ्ते रोहन अपने मम्मी पापा और शर्मा अंकल के साथ घर आए थे। अवनी बेमन से रोहन से मिलने को राजी हो गई थी। अवनी की सुंदरता और स्मार्टनेस ने सभी को बहुत प्रभावित किया। नजरें चुराते हुए अवनी भी रोहन के चुंबकीय व्यक्तित्व की ओर सहज ही आकर्षित हो गई थी। दोनों परिवारों की रजामंदी के बाद अगले महीने अवनी के फाइनल एग्जाम के तुरंत बाद विवाह का मुहूर्त निकाल दिया गया। शादी बहुत धूमधाम से हुई। भैया की शादी के सारे अधूरे ख्वाब अवनी ने अपनी शादी में पूरे कर लिए थे। शादी में भैया ने पहली बार खुशी से डांस किया था। घर मेहमानों से भर गया था। सुधा ने सबकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रखी थी और ऊपर से बीमार माँ का ध्यान भी। उसे अपने सजने संवरने का भी होश नहीं था। बहुत खुशी से उसने शादी के सारे काम निपटाए थे। विदाई के समय अवनी माँ के गले लगरोए जा रही थी। उसे डर था कि पता नहीं अब माँ को कब देख पाएगी। सुधा, भैया, पापा सब रो रहे थे, लेकिन अवनी भाभी के गले नहीं लगी थी। रोहन की छुट्टियां समाप्त होने को थीं। 2 दिन बाद ही उसकी ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट थी। ऑस्ट्रेलिया में अभी उनका मधुमास ही चल रहा था कि एक दिन खबर आई कि माँ चल बसी है।
7 समंदर पार से इतनी जल्दी आना संभव नहीं था। वह माँ की फोटो गोद में लेकर बहुत दिनों तक रोती रही थी, पर रोहन के प्यार ने उसे संभाल लिया था। समय सबसे बड़ा डॉक्टर होता है। जीवन अपने अपने रास्ते पर चल पड़ा था। जब भी घर बात होती, पापा पूरे समय लक्ष्मी जैसी बहू सुधा की ही माला जपते रहते और अवनी चिढ़कर फोन रख देती। और जब उसकी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो वह रोहन के गले लगकर लगभग से ही पड़ी थी। रोहन ने उसे बहुत ही प्यार से समझाया, अरे, इतनी बड़ी खुशखबरी और तुम दुखी हो रही हो? नहीं रोहन, तुमने सुना नहीं कि डॉक्टर ने क्या कहा? मेरा यूट्स छोटा होने से कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकते हैं। ऐसे में 9 महीने बेड रेस्ट कैसे करूंगी? कौन संभालेगा सब कुछ? इस अनजान देश में न कोई नाते रिश्तेदार, न कोई आस पड़ोस, न कोई नौकर चाकर और न मेरी कोई सखी सहेली। ऐसे समय कितनी याद आती है अपनों की। ये दूर बैठा व्यक्ति ही समझ सकता है। 1 महीना तो रोहन ने घर पर रहकर ही काम किया। वह ऑफिस और घर दोनों संभालते रहे। कई बार बाहर से खाना मंगवा लेते। जैसे तैसे करते 4 महीने निकल गए। अब डॉक्टर ने अवनी को बिल्कुल बिस्तर से उतरने के लिए मना कर दिया था। वह अपनी सासू माँ को भी नहीं बुला सकती थी। उनका 1 महीने पहले ही घुटने का ऑपरेशन हुआ था। पापा और भैया को भी परेशान नहीं करना चाहती थी। और सुधा भाभी उनसे किस मुंह से कहती? उनको तो वह अपना दुश्मन समझती थी। पर रोहन के दिल में सुधा के लिए बहुत आदर था। 1 हफ्ते बाद ही अचानक रात को भैया का फोन आया कि सुधा की फ्लाइट सिडनी के लिए रवाना हो गई है। अवनी एक बार तो सुनकर सन्न रह गई। जो औरत लखनऊ से बाहर कभी अकेले नहीं गई, वह पहली बार अकेली अपने देश से इतनी दूर आ रही है, वह भी मेरी खातिर। उसका मन थोड़ा सा तरल हो गया। अगले दिन जैसे ही सुधा रोहन के साथ एयरपोर्ट से घर पहुंची, अवनी ने सुधा का स्वागत मुस्कान के साथ किया। लेकिन अभी भी उसमें गर्माहट नहीं थी। लेकिन सुधा के मासूम चेहरे पर प्यार के ही भाव थे। उसने अवनी का हाथ पकड़ते हुए कहा, अरे, तुमने मुझे इतना पराया समझ लिया। तुम और रोहन अकेले परेशान होते रहे, मुझे बताया तक नहीं। चलो, अब मैं सब संभाल लूंगी। और वाकई सुधा के आते सब कुछ बदल गया। 8वां महीना खत्म होते ही अवनी को अचानक लेबर पेन शुरू हो गया था। रोहन और सुधा आनन फानन ही अवनी को लेकर अस्पताल भागे। डॉक्टर ने अवनी को देखते ही कहा कि कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन हो सकता है कि हमें खून की जरूरत पड़े। और हमारे ब्लड बैंक में अवनी के ब्लड ग्रुप का ब्लड आज ही खत्म हुआ है। इतनी रात को तो ब्लड मिलना भी मुश्किल रहेगा। आप किसी तरह इंतजाम कीजिए। रोहन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने कहा कि आप मेरा टेस्ट कर लीजिए। लेकिन रोहन का ब्लड ग्रुप अलग था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने अपने ऑफिस के 2-3 लोगों से फ़ोन पर बात की, लेकिन किसी का भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। तभी सुधा ने स्थिति समझते हुए कहा कि आप चिंता न करें, एक बार डॉक्टर को मेरा ब्लड भी टेस्ट कर लेने दीजिए। किस्मत अच्छी थी। सुधा का ब्लड अवनी के ब्लड ग्रुप से मिल गया था। तुरंत ही सर्जरी कर डिलीवरी करा दी गई। सुधा के 2 यूनिट खून ने अवनी को खतरे से बचा लिया था। जब अवनी को होश आया और रोहन ने उसे सारी बात बताई, तो अवनी फफक फक कर सुधा से लिपट कर रो पड़ी। बरसों से दुख, ग्लानि, पश्चाताप का बांध टूट कर बह गया था। वह बोली, भाभी, मुझे माफ कर दो। आज आपने मेरे लिए जो कुछ किया है, शायद माँ, पापा, भैया कोई भी नहीं कर पाता। मैंने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया। मैं अपने को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। सुधा ने उसे चूमते हुए कहा, हट पगली, इतनी खुशी का मौका है और तू रो रही है। मैंने तो हमेशा तुझे अपनी छोटी बहन ही माना है। दोनों की आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। डॉक्टर के कमरे में आने की आहट से अवनी अचानक वर्तमान में लौट आई। हाँ तो यंग लेडी, हम आपको डिस्चार्ज कर रहे हैं। आपकी भाभी ने हमें आखिर कन्विंस कर ही लिया। किस्मत अच्छी थी, लेडी डॉक्टर भी भारतीय थी और सुधा भाभी ने अपने व्यवहार से उनसे अच्छी दोस्ती कर ली थी। घर पहुंची तो देखा, घर पर भी भाभी ने सौंठ और गोंद के लड्डू, मालिश का तेल, सब कुछ अवनी के लिए तैयार कर रखे थे। पता नहीं सुधा जैसी शख्सियत को किस मिट्टी से बनाया था। सेवा करते करते कभी थकती ही न थी, वह भी बिना किसी शिकन के। अगले हफ्ते ही सुधा का भारत लौटने का टिकट था और अवनी का दिल बैठा जा रहा था। आज सुबह से उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। उसे लगा कि सुधा, जो कल भाभी बनकर आई थी, उसकी माँ बनकर जा रही थी और एक बार फिर माँ से बिछड़ना अवनी के लिए असहनीय हो रहा था। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।